बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा की कहानी। सत्ता बचाने के लिए 108 बकरों के खून से नहाने वाले सीएम जगन्नाथ मिश्रा की कहानी जगन्नाथ मिश्रा की, जिसने बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद खूब रोया और चारा घोटाले में जेल भी गया। जगन्नाथ मिश्रा का जन्म 24 जून 1937 को सुपौल जिले के बलुआ गांव में एक मैथिली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता रविनंदन मिश्रा जमींदार थे और आजादी की लड़ाई में भी शामिल रहे थे, और उनकी माता यमुना देवी घर संभालती थी। जगन्नाथ मिश्रा 5 भाइयों में सबसे छोटे थे। जगन्नाथ मिश्रा अपनी किताब ऑटो बायोग्राफी बिहार बढ़कर रहेगा में लिखते हैं कि मैंने शुरुआती पढ़ाई बलुआ गांव में ही की। जब मैं 9वीं कक्षा में था तो मेरे पिता का देहांत हो गया। उसके बाद मेरे बड़े भाई ललित नारायण मिश्रा ने मेरी जिम्मेदारी संभाली। मेरा ज्यादातर समय उन्हीं के साथ बीता। 1953 में 10वीं करने के बाद जगन्नाथ मिश्रा आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में जुड़ गए थे। जगन्नाथ मिश्रा लिखते हैं, मैं विनोबा भावे से इतना प्रभावित था कि छुट्टियों का ज्यादातर समय उन्हीं के साथ बिताता था। भूदान आंदोलन में उनके साथ पैदल गांव घूमा। जब वे हमारे गांव आए तो मैंने अपने परिवार की 1000 एकड़ जमीन दान में दिलवाई। इकोनॉमिक्स में BA और MA करने के बाद जगन्नाथ मुजफ्फरपुर के LS कॉलेज में पढ़ने लगे। इस बीच उनकी शादी पटना में रहने वाले बीना से तय हो गई। 22 जून 1959 को उनकी शादी हुई। 1964 में PhD पूरी करने के बाद जगन्नाथ मिश्रा प्रोफेसर की नौकरी कर रहे थे। धीरे धीरे वो राजनीति में भी सक्रिय हो गए। 1968 में उन्होंने बिहार विधान परिषद के मुजफ्फरपुर स्नातक सीट से निर्दलीय पर्चा भर दिया। वे अपनी ऑटोबायोग्राफी किताब में लिखता है कि मैं ऐसा निर्दलीय उम्मीदवार था जिसका परिवार कांग्रेस से जुड़ा था। वे नहीं चाहता था कि मैं चुनाव लड़ूं। तब ललित बाबू केंद्र सरकार में मंत्री थे। उनके प्रभाव से कांग्रेस के मंत्री, विधायकों और सांसदों ने जगन्नाथ के लिए लामबंदी की। चुनाव जीतकर जगन्नाथ मिश्रा बिहार विधान परिषद के सदस्य बने। जगन्नाथ मिश्रा अपने किताब में लिखते हैं कि 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में ललित बाबू ने मुझे बिहार के विधायकों को एकजुट करने का आदेश दिया। यहीं से कांग्रेस में मेरा राजनीति की शुरुआत हुई। अगले ही साल में कांग्रेस का सदस्य बन गया। मार्च 1972 के विधानसभा चुनाव में ललित बाबू ने जगन्नाथ को टिकट दिलवा दिया। झांझरपुर सीट से चुनाव जीत कर पहली बार विधायक चुनेगा और पहली ही बार में मंत्री बनाया गया। तब उनकी उम्र महज 35 साल थी। बड़े भाई ललित नारायण मिश्रा की बम धमाके में हत्या के 3 महीने बाद छोटे भाई जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री बनाए गए थे। साल 1975 और तारीख 2 जनवरी, जगह समस्तीपुर, जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 3, समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर के बीच बड़ी रेलवे लाइन का उद्घाटन कार्यक्रम होना था। केंद्रीय रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा ने लाल फीता काट कर रेलवे लाइन शुरू की। फिर वे मंच पर चढ़े। वहां छोटे भाई जगन्नाथ मिश्रा और कुछ नेता पहले से मौजूद थे। ललित बाबू ने भाषण पूरा किया। उन्होंने कहा, मैं रहूं या ना रहूं, बिहार बढ़कर रहेगा। शाम करीब 6 बजे वो मंच से उतरने लगे। तभी भीड़ में से किसी ने मंच की ओर एक हैंड ग्रेनेड फेंका। जोरदार धमाका हुआ। 29 लोग घायल हुए। ललित नारायण मिश्रा और जगन्नाथ मिश्रा बुरी तरह जख्मी हुए। उन्हें दानापुर भेजने का फैसला किया गया। करीब 14 घंटे बाद वो दानापुर पहुंचे। रास्ते भर ललित बाबू कहते रहे कि जगन्नाथ को देखो, उसकी हालत खराब है। दानापुर अस्पताल में डॉक्टर UN शाही ने उनका इलाज किया, लेकिन अगले दिन यानी 3 जनवरी 1975 को सुबह 9:30 बजे ललित नारायण मिश्रा की मौत हो गई। हालांकि जगन्नाथ मिश्रा बच गए। आपको बता दें कि आजादी के बाद पहली बार किसी केंद्रीय मंत्री की हत्या हुई थी। इस हादसे ने पूरे देश में सनसनी मचा दी। कहा जाने लगा कि ललित बाबू कुछ ऐसा जानते थे जिससे कांग्रेस आला कमान को दिक्कत हो सकती थी। इसे सियासी साजिश कहा जाने लगा। 7 जनवरी 1975 को दिल्ली की एक रैली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता भी उनकी बातों में आ गए हैं, जो अफवाह फैलाकर राजनीति हित साध रहे हैं। कल को अगर मेरी हत्या हो जाती है तो यही लोग कहेंगे कि मैंने ही अपनी हत्या की साजिश रची है। लेकिन बिहार में कांग्रेस नेतृत्व का संकट गहरा रहा था। JP आंदोलन के चलते कांग्रेस की साख पहले से दाव पर थी। ऐसे में इंदिरा को एक नए चेहरे की तलाश थी जो डगमगाती कांग्रेस को बचा सके और सहानुभूति बटोर सके। इसके लिए इंदिरा ने एक सियासी दाव खेला। 5 अप्रैल 1975 को उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बिपिन नरसिम्हा राव को पर्यवेक्षक बनाकर पटना भेजा। दोपहर 3 बजे पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। राव ने ललित बाबू के छोटे भाई जगन्नाथ मिश्रा को CM बनाने का प्रस्ताव रखा। सभी ने हामी भर दी। इस तरह ललित बाबू की हत्या के 3 महीने बाद 11 अप्रैल 1975 को जगन्नाथ मिश्रा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सिंह अपनी किताब रूल ऑफ मिसरूल्ड में लिखते हैं, 38 साल के नौजवान जगन्नाथ मिश्रा तब तक मंत्री पद संभाल चुके थे, लेकिन वो CM के लिए कभी कतार में नहीं थे। 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश भर में इमरजेंसी लगा दी। बिहार में JP आंदोलन को खत्म करने का जिम्मा CM जगन्नाथ मिश्रा के हाथों में था। उन आंदोलनकारियों की धरपकड़ शुरू की। नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान, सुशील कुमार मोदी, शिवानंद तिवारी जैसे छात्र नेताओं को जेल में डाला गया। इमरजेंसी के तौर पर सत्ता का असली केंद्र संजय गांधी बन चुके थे। जल्द ही जगन्नाथ ने संजय को साथ लिया। फिर वो इंदिरा के भी करीबी बन गए। बिहार में कांग्रेसी नेताओं की नाराजगी के बीच दिल्ली दरबार में जगन्नाथ मिश्रा की पकड़ मजबूत हो गई थी। 21 महीने बाद इमरजेंसी खत्म हुई और लोकसभा चुनाव हुए। कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। जनता पार्टी की सरकार बनी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। उन्होंने बिहार समेत 9 राज्यों की सरकारों को बर्खास्त
बर्खास्त कर दिया और तर्क दिया कि इन सरकारों ने जनता का समर्थन खो दिया है। इसके बाद राज्यों में चुनाव हुए। बिहार में जनता पार्टी की सरकार बनी और कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने। वहीं जगन्नाथ अपनी झंझारपुर सीट से जीते और नेता प्रतिपक्ष बने। हालांकि केंद्र में कांग्रेस की सत्ता आई और इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने बिहार समेत 9 राज्यों की गैर कांग्रेसी सरकारों को बर्खास्त कर दिया और मोरारजी देसाई वाला तर्क दिया कि ये सरकारें जनता का समर्थन खो चुकी है। मई 1980 में बिहार में नए सिरे से चुनाव हुए। 324 में से 69 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी। अब बारी थी मुख्यमंत्री चुनने की। पूरा चुनाव बिहार कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम केदार पांडे के चेहरे पर लड़ा गया। तो सीएम के लिए उनका नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक दांव खेला, गांधी परिवार से अपने नजदीकियों को भुनाया और संजय गांधी को अपने पक्ष में लामबंद किया। जून 1980 में एक दिन सदाकत आश्रम में कांग्रेस विधायक दलों की बैठक हुई। तयशुदा स्क्रिप्ट के तहत बैठक में प्रस्ताव पास किया गया कि विधायक दल का नेता चुनने का फैसला पार्टी आलाकमान करेगा। आलाकमान ने जगन्नाथ मिश्रा के नाम का ऐलान कर दिया। इस तरह 8 जून 1980 को जगन्नाथ मिश्रा ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जगन्नाथ के सामने दावेदारी कर रहे केदार पांडे को बाद में केंद्र सरकार में रेल मंत्री बना दिया गया था। 10 जून 1980 को जगन्नाथ मिश्रा ने दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट मीटिंग की। उन्होंने उर्दू को बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने का वादा किया। 19 सितंबर 1980 को इस पर मुहर भी लग गई थी। इस फैसले से बिहार में सैकड़ों उर्दू ट्रांसलेटरों की भर्ती हुई। जगन्नाथ मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता बन गए। जब भी वो दौरे पर जाते तो किसी मुस्लिम के घर ही खाना खाते थे। लेकिन जगन्नाथ मिश्रा को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। अपने ही मिथिलांचल क्षेत्र में उनका विरोध होने लगा। सियासी गलियारे में उन्हें मौलाना मिश्र कहा जाने लगा। बिहार कांग्रेस में मौजूद एंटी जगन्नाथ खेमे ने राजीव गांधी से नजदीकियां बढ़ा ली। इसमें सबसे बड़ा नाम सीताराम केसरी का था। सीताराम और जगन्नाथ मिश्रा के बीच लंबे वक्त से अदावत चल रही थी। इन सब के चलते दिल्ली दरबार में जगन्नाथ मिश्रा की कम सुनी जाने लगी। 21 जुलाई 1982 को जगन्नाथ मिश्रा ने विधानसभा में बिहार प्रेस बिल पेश किया। बिल के मुताबिक अगर राज्य सरकार के खिलाफ संवेदनशील लेख छपा तो पत्रकारों को 5 साल तक जेल होगी और जुर्माना देना पड़ेगा। इस बिल पास के बाद पूरे देश में हंगामा मच गया। ज्यादातर अखबारों ने बिहार में छपाई रोक दिया। हंगामा बढ़ता था कि जगन्नाथ मिश्रा ने बिल वापस ले लिया। बाद में जगन्नाथ मिश्रा ने खुलासा किया कि आर्यावर्त और इंडियन नेशन दोनों अखबार ने ऐसी मनगढ़ंत कहानी लिखकर मेरा जीना दुसार कर दिया है कि मैं खून से नहाता हूँ। फिर साल आया 1983 का। केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार ने नई मिनरल पॉलिसी लाई। जगन्नाथ इससे काफी खफा थे। उन्होंने इस पॉलिसी के विरोध में बिहार विधानसभा में 2 घंटे तक भाषण दिया था। इंदिरा गांधी को यह बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने जगन्नाथ मिश्रा को दिल्ली तलब कर लिया। 3 हफ्तों के भीतर ही जगन्नाथ मिश्रा को इस्तीफा देना पड़ा। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त 1984 को उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। साल 1989 और तारीख 24 अक्टूबर भागलपुर में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए। करीब 2 महीने तक के दंगे चले थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इसमें 1070 लोग मारे गए थे। हालांकि दावा किया जाता है कि 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इनमें से ज्यादातर मुस्लिम थे। करीब 12,000 घर जला दिए गए। 50,000 लोग पलायन कर गए थे। दंगों के बीच 26 नवंबर 1989 को लोकसभा चुनाव हुए। 1 दिसंबर को नतीजे आए तो कांग्रेस बहुमत से काफी पीछे रही। महज 197 सीटें जीत पाई और सत्ता से बाहर हुए। राजीव गांधी को प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़नी पड़ी। वही बिहार की 54 में से 4 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई। हार का ठिकरा सीएम सत्येंद्र नारायण सिन्हा पर फूटा और 5 दिन बाद ही इस्तीफा ले लिया गया। राजीव गांधी ने बिहार में हालात सुधारने और मुस्लिमों को साधने के लिए फिर से जगन्नाथ मिश्रा पर भरोसा जताया। दरअसल जगन्नाथ मिश्रा की मुस्लिमों में अच्छी पकड़ थी। उन्होंने ही उर्दू को राजकीय भाषा का दर्जा दिया था। कांग्रेस को लगता था कि इसे नाराज मुस्लिमों पर कुछ मरहम लग जाएगा। और साल बाद 6 दिसंबर 1989 को जगन्नाथ मिश्रा तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने सत्ता संभालते ही ताबड़तोड़ फैसले लिए। सरकारी कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोले, शिक्षकों की सैलरी और मदरसों का फंड बढ़ाया, तमाम योजनाएं शुरू की। पूरे बिहार का दौरा कर कांग्रेस का माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। 3 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हार गई और 71 सीटों पर सिमट गई। जनता दल ने 122 सीटों के साथ सरकार बने। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने और जगन्नाथ मिश्रा नेता प्रतिपक्ष बने। तब से कांग्रेस बिहार में अपने बुते सरकार आज तक नहीं बना पाई। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में आंदोलनकारियों ने बाबरी मस्जिद ढा दी थी। जगन्नाथ मिश्रा अपनी ऑटोबायोग्राफी बिहार बढ़कर रहेगा में लिखते हैं, जिस दिन बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई थी उसी दिन मैं काफी रोया था। उस वक्त के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से मैंने निवेदन किया कि मस्जिद बनवा दीजिए। अभी तुरंत संभव ना हो तो बाद में ही सही। मस्जिद बनवाने से हो सकता है कि हम चुनाव हार जाए, लेकिन भविष्य में देश की एकता और अखंडता के लिए लोगों में एक अच्छा संदेश जाएगा। साल 1994 में नरसिम्हा राव ने जगन्नाथ मिश्रा को राज्यसभा के रास्ते दिल्ली बुला लिया। 1 साल बाद उन्हें केंद्रीय मंत्री बना दिया। ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय मिला। बाद में कृषि मंत्रालय भी मिला। सब कुछ ठीक चल रहा था।
कि नवंबर 1996 में सीताराम केसरी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। जगन्नाथ मिश्रा और केसरी के बीच बीते 3 दशकों से अदावत चल रही थी। ऐसे में जगन्नाथ मिश्रा ने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया। दशकों तक खानदानी कांग्रेसी और गांधी नेहरू परिवार के करीबी होने के बावजूद जगन्नाथ मिश्रा ने 1997 में कांग्रेस छोड़ अपनी नई पार्टी बनाई। नाम रखा बिहार जन कांग्रेस। लेकिन 2000 के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद जगन्नाथ मिश्रा ने बिहार जन कांग्रेस का विलय शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी में कर दिया। इस बीच जगन्नाथ मिश्रा चारा घोटाले में घिरने लगे। घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा समेत 55 लोगों को आरोपी बनाया। जगन्नाथ मिश्रा और लालू यादव को जेल भेजाना पड़ा। बाद में जगन्नाथ मिश्रा ने कहा कि चारा घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के कहने पर लालू प्रसाद यादव का और कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी के कहने पर मेरा नाम जोड़ा गया। 2004 में आम चुनाव से पहले जगन्नाथ मिश्रा जेडीयू में चले गए। झांझरपुर लोकसभा सीट से उन्होंने चौथी बार चुनाव लड़ा, लेकिन 13,000 वोट से हार गए। फिर अक्टूबर 2005 में विधानसभा चुनाव हुए। जेडीयू ने जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा को झांझरपुर सीट से चुनाव लड़वाया और जीत गए। जेडीयू की सरकार बनी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और नीतीश मिश्रा को गन्ना मंत्रालय का जिम्मा मिला। 2010 में फिर से वे बिहार सरकार में मंत्री बने। इसी दौरान चारा घोटाले की सुनवाई होती रही। 2013 में रांची की सीबीआई कोर्ट ने चारा घोटाले में जगन्नाथ मिश्रा समेत 44 लोगों को सजा सुनाई। जगन्नाथ मिश्रा को 4 साल की जेल और 2 लाख रुपए का जुर्माना भरने को कहा गया। हालांकि कुछ समय बाद झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, लेकिन उनके चुनाव लड़ने पर रोक लग गई। 2015 में बेटे नीतीश मिश्रा के साथ जगन्नाथ मिश्रा बीजेपी में शामिल हो गया। 19 अगस्त 2019 को दिल्ली में जगन्नाथ मिश्रा का निधन हो गया था। 82 साल के जगन्नाथ लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। मृत्यु से 1 घंटे पहले उन्होंने अपने बड़े बेटे डॉक्टर संजीव कुमार मिश्रा से कहा कि मेरा अंतिम संस्कार अपने गांव बलुआ में ही करना। जगन्नाथ मिश्रा की अंतिम इच्छा के मुताबिक 20 नवंबर को बलुआ बाजार में ही उनका अंतिम संस्कार हुआ था। मौके पर सीएम नीतीश कुमार से लेकर सरकार के तमाम मंत्री विधायक वगैरह वहां पहुंचे। इस दौरान जगन्नाथ मिश्रा को बंदूक से सलामी भी दी गई थी। कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत करने वाले जगन्नाथ मिश्रा आखिरी दिनों में बीजेपी और मोदी समर्थक हो गए थे। जाते जाते वे अपनी राजनीतिक विरासत बेटे नीतीश मिश्रा को सौंप गए। आज नीतीश मिश्रा बिहार सरकार में उद्योग मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं।